तो अमेरिका के बैंकिंग संकट में एक और नया नाम जुड़ा जिसका नाम है क्रेडिट स्विस। और ये एक स्विट्जरलैंड का बहुत बड़ा बैंक है जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कामकाज करता है। और कल इसमें एक संकट आया और उसकी वजह से आप देखिए यूरोपियन मार्केट में तेज़ गिरावट, अमेरिकन मार्केट में तेज़ गिरावट और सभी जगहों के बैंकिंग स्टॉक्स में खास तौर पे काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये स्विस बैंक में क्या हुआ, क्रेडिट स्विस में, और इसको लेकर के क्यों इतनी दिक्कतें बढ़ी। तो अभी आपको याद होगा 2-3 दिन पहले सिलिकॉन वैली बैंक ने डिफ़ॉल्ट किया था क्योंकि उनके पास डिपॉजिट नहीं बचे और लोगों ने बहुत पैसे निकाले, तो लिक्विडिटी का संकट आया। अब ये दूसरा है, लेकिन ये बहुत बड़ा बैंक है, ये टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आते हैं और सिस्टमेटिकली फेल नहीं हो सकते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि क्रेडिट स्विस में काफ़ी लंबे समय से बहुत दिक्कतें चल रही थी यहाँ पे, और डिपॉजिटर्स को यहाँ पे भी डर लग रहा था, तो वो पैसे विड्रॉ कर रहे थे। धीरे धीरे ये विड्रॉल काफ़ी बढ़ता गया और स्टॉक प्राइस की अच्छी खासी धुलाई हुई। कल भी 25% गिरा। टोटल अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में ये स्टॉक 98% गिर चुका है। तो ये जो विड्रॉल लगातार होता था, इसकी वजह से इनके पास लिक्विडिटी क्रंच आया और इन्होंने खूब हाई रेट पे डिपॉजिट लेने शुरू कर दिए थे। मतलब 6-6.5% तक के ब्याज पे इन्होंने डिपॉजिट लेने शुरू किए। कल इसमें क्या हुआ कि अचानक से क्यों आया, तो ये तो चल ही रहा था प्रोसेस में। कल दिक्कत ये हुई कि इनका एक इन्वेस्टर है सऊदी नेशनल बैंक, उसने ये कहा कि अब इस क्रेडिट स्विस में वो इससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं कर सकते, पैसे नहीं डाल सकते, कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल है। तो उसके बाद जैसे ये खबर आई तो ये अब लगने लगा कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी लिक्विडिटी की, तो इसलिए स्टॉक में तगड़ी गिरावट देखने को मिली और दूसरे बैंकों में भी और ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। अब ये 150 साल से ज़्यादा पुराना बैंक है, मर्चेंट बैंकिंग भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है, नॉर्मल बैंकिंग भी है, तो बहुत सारे कामकाज थे। और स्टॉक में गिरावट जब आई तो पूरे बैंकिंग सिस्टम पे एक सवाल उठा कि 2007 में जो स्टॉक $177 का था, अब वो गिर के $1.25 के आसपास है। 98% की गिरावट हुई। दिसंबर तिमाही में ग्राहकों ने करीब करीब $100 बिलियन के डिपॉजिट्स निकाले। इससे आप सोचिए कितनी बड़ी रकम है। $100 बिलियन के डिपॉजिट वापस ले लिए। इससे संकट खड़ा हो गया। इस पूरे संकट से फौरी तौर पर कैसे निपटा जाए, ये सवाल बार बार खड़ा होता रहा। तो जहाँ की ये बैंक है स्विट्जरलैंड की, वहाँ के फाइनेंशियल रेगुलेटर और वहाँ के सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि वो इसकी मदद करने के लिए $54 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन ओपन करेंगे, यानी कर्ज देंगे, जिससे कि इस बैंक के सामने लिक्विडिटी क्राइसिस ना आए। और चूंकि टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको बचाना ज़रूरी है। इस कदम के बाद थोड़ी सी रियायत मार्केट में आई, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं आई। दूसरा क्या हुआ कि इनकी जो 70% बैलेंस शीट है वो जो है ग्लोबल है, बहुत सारे देशों में इनका कामकाज फैला है। अमेरिका में डिपॉजिटर्स हैं, अलग अलग यूरोप में पूरे फैले हुए हैं। तो इस वजह से घबराहट ज़्यादा है कि चलिए एक जगह संभाल लेंगे, दूसरी जगह क्या होगा, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट होता है। एक जगह मुश्किल आती है तो दूसरी जगह ये कामकाज होता है। अब क्या इस घटना से आप ये सोच सकते हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यूएस का खास तौर पे बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है? एक्चुअली है। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि है। कैसे है ये आप सोचिए कि जो छोटे छोटे बैंक हैं अमेरिका के, सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट और तमाम दूसरे सिग्नेचर बैंक, तो छोटे बैंकों के जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने अपने पैसे निकाल के बड़े बैंक की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया है। पिछले 2-3 दिनों के अंदर $15 बिलियन JP मॉर्गन में चले गए हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है। तो अगर इस तरीके से पैसा निकल के बड़े बैंकों की तरफ जाएगा तो छोटे बैंकों के सामने फिर अगेन लिक्विडिटी क्राइसिस खड़ी होगी। तो क्या हर बार बचाने के लिए सरकार आएगी? हर बार बचाने के लिए फेडरल रिजर्व अमेरिका का आएगा और कहेगा कि हाँ हम आपको लिक्विडिटी देंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक सिस्टमिक रिस्क है। और ये ग्लोबल रिस्क इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि एक के बाद एक नए नए बैंक अमेरिका और यूरोप से निकल के आ रहे हैं। दूसरा, ये पूरी समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई और जो बैंकों ने होल्ड टू मैच्योरिटी के बॉन्ड्स खरीद रखे थे उनमें उनको MTM यानी मार्क टू मार्केट का नुकसान होने लगा। यानी कोई चीज़ आपने ₹100 खरीदी, अब उसकी कीमत ₹60 बची है, तो या तो उस मार्जिन को आप भरिए या आपको नुकसान हो गया। तो ये जो MTM है उसकी वैल्यू पता है कितनी है आपको? $630 बिलियन। $630 बिलियन। अब आप सोचिए कितनी बड़ी रकम चाहिए इनको MTM भरने के लिए। अगर आप नहीं बेचेंगे, होल्ड टू मैच्योरिटी रखेंगे, तो शायद ये नुकसान ना हो। लेकिन चूंकि बॉन्ड यील्ड में इतनी वोलेटिलिटी है कि ये नुकसान है, तो किसी भी दिन ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम
खड़ी हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बड़े बैंकों में डिपॉजिट बढ़ रहे हैं छोटे बैंक से निकल के, एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अभी भी बहुत बड़ा मार्क टू मार्केट इन बैंकों के पास पड़ा हुआ है। तीसरी एक और बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना मुश्किल में है बैंकिंग सिस्टम। जब हमने बात होगी, आपको सिलिकॉन वैली बैंक की बात की थी, तो ये कहा गया था कि उनका 94% डिपॉजिट अनइंश्योर्ड है। जो FDIC वहाँ का इंश्योरेंस रेगुलेटर जिसने आके कहा था कि हम फंड करेंगे या हम सिक्योर्ड रखेंगे, वो 94% अनसिक्योर्ड है। लेकिन अमेरिका की तमाम बैंकों को आप देखिए, सिटी बैंक का 77% अनसिक्योर्ड है, सिग्नेचर बैंक का 90%, फर्स्ट रिपब्लिक का 68%, JP मॉर्गन का 52% और बैंक ऑफ अमेरिका का 47% और गोल्डमैन सैक्स का 48%। यानी रफली 50 से लेकर के 90% तक के डिपॉजिट अनइंश्योर्ड हैं। ये एक सामान्य प्रैक्टिस है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जहां क्राइसिस जैसे सिचुएशन खड़ी हो, जहां पे डिपॉजिट निकलना शुरू हो जाए, लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाए, वहां पे आप सोचिए कितनी बड़ी रकम चाहिए उस डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अमेरिका ने ये जरूर कह दिया है कि अमेरिका के अंदर किसी भी बैंक के डिपॉजिटर को हम नुकसान नहीं होने देंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी को तो सिस्टमिक रिस्क कहते हैं, कि जब आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करना पड़े तो इसको सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। अब चुनौती ये देखने की है कि फेडरल रिजर्व इसमें क्या स्टैंड लेता है। क्या बॉन्ड की प्राइसेस नीचे बने रहेंगे, ब्याज दरें और नहीं बढ़ेंगी? अब तो ये तक कह रहे हैं लोग कि सेकेंड हाफ में 2023 के ब्याज दरें नीचे आ सकती हैं। ये सब ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि कब कहाँ कौन सा बैंक निकल के समस्या खड़ी कर दे। लेकिन अभी के तौर पे इस एनालिसिस में ये कहा जा सकता है तथ्यों के आधार पर कि यूएस में एक बैंक का सिस्टमिक रिस्क दिख रहा है। अब वो फिजल आउट होगा या उसको मैनेज कर लिया जाएगा या वो और बढ़ेगा, ये सब हमको आने वाले समय में पता लगेंगे। लेकिन फिलहाल आज क्रेडिट स्विस की ये कहानी है और ये बैंक रियली बहुत ही मुश्किल में फंस गया है।